नमस्कार दोस्तों, बिग फोर साइंस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट जो क्लास थी हमारी क्विक रिवीजन और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। तो यहाँ पर लास्ट हमने जो है वो चार्ज की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। साथ ही हम लोगों ने वहां पर बात करी थी कि कूलॉम का नियम, माध्यम में कूलॉम का बल किस तरीके से काम करता है, निर्वात और माध्यम की विद्युतशीलता जिसके मात्रक और इकाई का जनरली यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही हम बात करें कि यहाँ पर एक विद्युत फ्लक्स का जो टॉपिक आ रहा है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से थोड़ा सा दिक्कत वहां पर आ रही थी। तो लास्ट उस वीडियो की कड़ी को ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स लास्ट क्लास में भी आपने देख लिया होगा। यहाँ पर देखिए, फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और यहाँ पर ये दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आता है। डॉट प्रोडक्ट को हम अदिश गुणनफल बोलते हैं और अदिश गुणनफल का जो रिजल्ट आता है वो कोस थीटा आता है। और साथ ही अदिश गुणनफल से जो भी राशि हमें मिलेगी वो राशि अदिश राशि होगी। दो सदिशों के अदिश गुणनफल से डॉट प्रोडक्ट से जो भी राशि मिलेगी वो अदिश राशि होगी। मात्रक की बात करेंगे यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसने बात करी थी कि न्यूटन पर कूलॉम इसका मात्रक होता है, और एरिया जो होता है इसका जो मात्रक हो जाएगा वो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूटन पर कूलॉम इंटू मीटर स्क्वायर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही देख लेते हैं। न्यूटन का m1 L1 T-2 रहेगा आपके पास, और कूलॉम का A1 T1 था, और लेंथ का L2 हो जाएगा। तो ओवरऑल जब हम चेक करेंगे इसको तो ये बनेगा आपके पास m1 L3 T-3 A-1। तो ये इसका विमीय सूत्र होता है। जनरली आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से विमीय सूत्र का या फिर इकाई का जो है वो जनरली पूछा जाता है। लास्ट ईयर जैसे बीएससी नर्सिंग 2021 वाले पेपर की बात करेंगे तो वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र इकाई का क्वेश्चन है वो पूछा गया था। साथ ही वो क्वेश्चन पैरामेडिकल 2018 का क्वेश्चन था जो रिपीट हुआ था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये विद्युत फ्लक्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोगों के बारे में बात कर लेते हैं। जो गाउस का नियम है, एक साइंटिस्ट थे गाउस, उन्होंने अपना जो नियम दिया था वो विद्युत फ्लक्स का एक फॉर्मूला बताया था। अगर कोई भी निकाय है में कोई चार्ज उपस्थित हो, मान लो हमारे पास Q1 Q2 और Q3 तीन चार्ज उपस्थित है, इन आवेशों के कारण किसी सतह से जो कुल निर्गत फ्लक्स अगर पूछा जाए, उन्होंने बताया कि इस सतह से जो निर्गत फ्लक्स होता है फाई, वो इस सतह द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और 1/ε0 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, इसके गुणनफल के तुल्य होता है। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन ε0। ये आउटगोइंग फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस के लिए। इस वाले फॉर्मूले में देखो, एक ये जो सतह हम इमेजिन कर रहे हैं इस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए जनरली पूछा जाएगा। इस सतह को हम नाम दे रहे हैं गाउसियन सतह। अब पहला जो क्वेश्चन आपको गाउसियन सतह का पूछा जाता है कि अगर आवेश का वितरण किस प्रकार का है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार की गाउसियन सतह बनती है। तो सबसे पहला तो आपको गाउसियन सतह देखने का पूछा जाता है कि किस प्रकार की गाउसियन सतह यहाँ पर बनेगी। तो देखिएगा, गाउसियन सतह तो पहले आवेश वितरण लास्ट वीडियो में हो गया था, फिर भी दोबारा से देखो थोड़ा सा। आवेश वितरण तीन प्रकार का था, एक लंबाई के रूप में, एक क्षेत्रफल के रूप में, और तीसरा आता है आयतन के रूप में। क्षेत्रफल, आयतन और लंबाई के रूप में। कि अगर हम क्यू आवेश को एक लंबाई में वितरित करते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
कोई भी चालक तार का एग्जाम्पल हो जाएगा चालक तार की क्यू आवेश को अगर हम L लंबाई में वितरित कर देते हैं तो पर यूनिट लेंथ का जो चार्ज होता है, आवेश होता है, इसको हम रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। का जो नाम बताया था मैंने वो बताया था रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और सिमिलर ये प्रोसीजर आपको अगर किसी चालक वलय के कारण भी पूछता है तो चालक वलय के कारण भी रिजल्ट यही आता है Q बाई L, लेकिन वहां पर उसकी जो लेंथ है उसकी परिधि के बराबर हो जाती है और R त्रिज्या की अगर कोई वलय आप ले रहे हैं तो उसकी परिधि हो जाएगी 2 पाई R। तो परिधि के केस में भी सिमिलर हमें रेखीय आवेश घनत्व का ही लेना है। सेकंड है अपने पास क्षेत्रफल का। तो देखिए क्षेत्रफल में आपको होता है कि Q आवेश को अगर आप A एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसके लिए आता है पृष्ठीय या सतही आवेश घनत्व, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कोई भी चालक सतह है, कोई भी चालक सतह, चाहे वो सतही हो, पृष्ठीय हो या फिर गोलीय सरफेस हो, हमेशा चालक को दिया गया आवेश उसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये हम लोग एप्लीकेशंस में भी देखेंगे, तो वहां पर ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है कि चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसकी सरफेस पर, सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। आयतनिक आवेश वितरण की बात करेंगे तो ये Q आवेश को V वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये रो इसका आवेश घनत्व हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा चालक गोला, चालक गोलीय आवेश। अगर किसी कुचालक गोले को जो आवेश हम देते हैं तो वो उसके हमेशा वॉल्यूम में या आयतन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक इनके डायमेंशंस का और इनकी इकाइयों का क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले लैम्डा की हम बात करें, तीन चीजें देखी है हमने। एक पहला देखा है हमने लैम्डा, दूसरा देखा है सिग्मा और तीसरा देखा है रो। ये था हमारे पास Q बाई L, ये है हमारे पास Q बाई A, ये है हमारे पास Q बाई P। इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कूलम पर मीटर, और इसकी जो हो जाएगी वो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, और इसकी जो हो जाएगी वो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका A1 T1 तो कूलम का होता है और L माइनस का 1 हो जाएगा, तो L1 A1 T1 यहां पर हो जाएगा। इसका देखेंगे तो L माइनस 2 आ जाएगा, A1 T1 रहेगा। इसके लिए बात करेंगे तो L माइनस 3 A1 T1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला रह जाएगा। तो तीन टाइप का आवेश वितरण हमने देखा है। ये सतत आवेश वितरण थे तीनों, असतत वाला अपने सिलेबस में नहीं है, सतत आवेश वितरण। अभी इनका एप्लीकेशंस में काफी ज्यादा रोल होगा। एक हम लंबाई के आवेश के कारण देखेंगे और एक हम क्षेत्रफल के आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, एक हम आयतनिक आवेश वितरण के कारण भी क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करेंगे। अब जो गाउसियन सतह की हम लोग बात कर रहे थे कि कौन से आवेश वितरण के लिए किस टाइप की गाउसियन सतह लेनी चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है गाउसियन सतह का, कि जो गाउसियन सतह क्या होगी। गाउसियन सतह, गाउसियन सरफेस जो होता है बेटा, पैरामेडिकल या RUHS बेस्ड जो भी एग्जाम है, जनरली इनमें जो क्वेश्चन आता है वो इसी गाउसियन सरफेस पर ही जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अपना जो है वो गाउसियन सतह का है कि जनरली जो क्वेश्चन यहीं से आता है, इसकी क्या क्या खास बातें होती है। एक तो ये काल्पनिक सतह होती है और एक ये सममित होनी चाहिए, और जो अपना फॉर्मूला आया था कि किसी भी गाउसियन सतह के लिए हम लोग बात करें निर्गत विद्युत फ्लक्स की Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट
वो इस सतह के एरिया वगैरह पे, आकार आकृति पे निर्भर नहीं करता। तो वो पॉइंट पे ही क्वेश्चन बनता है। विद्युत फ्लक्स का मान सतह के आकार आकृति पर, सतह के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। जिस पे आपको क्वेश्चन घुमाकर देने की कोशिश की जाती है, पर निर्भर नहीं करता, के ऊपर जब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसके लिए अलग अलग केस बनवाएगा। जैसे हम लोग बात करें, एक आपको आवेश दे रखा है, उसको आपको ऐसे एक सतह के अंदर परिबद्ध किया हुआ है। इससे जो निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा सतह से, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दूसरा हम बात करें, एक छोटी सतह आपको दे रखी है, उससे भी Q आवेश परिबद्ध है, तो इससे भी निर्गत फ्लक्स जो है वो आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर सतह की आकृति चेंज कर दे, आकार चेंज कर दे, इसके केंद्र पे भी आवेश रखा हुआ है, इसका भी फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। इसका मतलब सभी जो सतह है उनसे आउटगोइंग जो फ्लक्स है वो सतह के अंदर परिबद्ध कुल आवेश के मान पर निर्भर करता है, लेकिन वो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि उस सतह का एरिया हमें क्या दे रखा है। तो सतह के एरिया पे वो चीज डिपेंड नहीं करती, आकार आकृति पे वो चीज निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन आपको पूछेगा कि अगर उसको हम बढ़ा दें, सतह को कम कर दें, 2 गुना कर दें, वर्गाकार से घनाकार कर दें, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको बना के देता है। वो क्वेश्चंस भी अभी देख लेंगे। अगर इस आवेश का मान ही हम लोग नेट 0 कर दें, जैसे आपको जो क्वेश्चन दिया है कि एक प्लस Q आवेश और एक माइनस Q आवेश, समान मान के 2 आवेश एक गोले के अंदर रखे हुए हैं, और इस गोले की सतह से आउटगोइंग फ्लक्स क्या होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, जो फ्लक्स है वो टोटल चार्ज पे और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल से दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर टोटल चार्ज का ही पता चल रहा है कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो नेट चार्ज 0 हो जाएगा। तो इसका जो फ्लक्स होगा, आउटगोइंग नेट फ्लक्स, वो भी 0 हो जाएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन को जो घुमाने की वो कोशिश करता है, यहां पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश नहीं बोलकर क्या करता है, वो आपको ये बोल देता है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को, एक द्विध्रुव को, और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसको अगर किसी सतह से परिबद्ध कर देता है और पूछता है कि उसकी सतह से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है। नोट भी आप इसको करना चाहो तो कर लो। यदि किसी द्विध्रुव को, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को गाउसियन सतह, या फिर आपको घन के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर रखा हो, तो सतह से निर्गत फ्लक्स, तो सतह से निर्गत फ्लक्स 0 होगा। निर्गत फ्लक्स, क्योंकि बेटा डाइपोल आते ही जब चार्ज ही सारा का सारा 0 हो गया, तो निर्गत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से ले लो, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल सकता है, काफी अच्छा ये टॉपिक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपको और देने की कोशिश करता है, एक घन से रिगार्डिंग ही काफी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। नेट और जनरली जैसे पीवीटी वगैरह, एम्स वगैरह की एग्जाम में श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं कि वो क्वेश्चन जनरली रिपीट होता रहता है, बार बार पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन आपका ये होता है, अगर आपको एक घन के
एक घन आपको दे देगा और बोलेगा कि इसके केंद्र पर आपको क्यों आवेश रखा हुआ है, घन की एक सतह से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। आपको पहला जो सिस्टम सेटअप दे रहा है वो दे रहा है घन के केंद्र पर आवेश, घन के केंद्र पर आवेश। बेटा समझ लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। घन के केंद्र पर क्यों आवेश रखा हुआ है, जैसे समझ, क्यों आवेश हो तो सतह से निर्गत फ्लक्स, सतह से निर्गत फ्लक्स पूछ सकता है आपको, या फिर आपको घन से निर्गत फ्लक्स पूछ सकता है। पहला इसमें आपको पूछ सकता है सतह से निर्गत फ्लक्स, दूसरा आपको पूछ सकता है घन से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, निर्गत फ्लक्स क्या होगा। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो पूछ रहा है कि घन से, घन के केंद्र पर क्यों आवेश को पुट किया हुआ है और घन से निर्गत फ्लक्स। तो गाउस ने यही तो चीज बताई थी बेटा, फ्लक्स जो होता है घन की सतह से जो बाहर निकलेगा वो टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एक घन से जो निर्गत फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। कब? जब आवेश को घन के केंद्र पर पुट किया जाता है, केंद्र पर रखा जाता है इसको, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो सतह है, टोटल जो घन में सतह होती है वो 6 सतह होती है बेटा। देखो ऊपर नीचे की और 4 साइड वाली, ऐसे 6 सतह है। तो इस घन से जब निर्गत कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है तो ये 6 सतहों से कितना हो जाएगा, सतह होती है टोटल 6। तो एक सतह से अगर पूछा जाए तो फ्लक्स किसी भी पर्टिकुलर सतह की अगर हम लोग बात करें तो सतह से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको दे रखा है, इसका टोटल, ये तो आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा या आपके सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को वो चेंज करने की कोशिश करेगा और इस आवेश को घुमाते घुमाते 2-3 जगह लेके जाएगा। तो पहला आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। घन के केंद्र पर क्यों आवेश हो तो एक तो सतह से निर्गत फ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं और घन से निर्गत फ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों चीजें नोट डाउन कर लो। फिर जो सेकंड इसमें बनेगा वो ये बनेगा कि यदि इस आवेश को, सेकंड जो केस है वो घन के किसी एक कोने पर आवेश को रख देता है, घन के पहले एक सतह के केंद्र पे ले, पहला जो केस देख लो कि एक सतह के केंद्र पर आवेश रखा हो, घन की किसी एक सतह के केंद्र पर आवेश रखा हो, सतह के केंद्र पर आवेश रखा हो, तो उस केस में अब ये जो सममित सतह नहीं बन रही है, आपने पढ़ा है कि जो गाउसियन सतह होती है वो सममित होनी चाहिए, आवेश उसके केंद्र पर होना चाहिए। इसको सममित बनाने के लिए हमें एक ऐसे घन का और इमेजिनेशन करना पड़ेगा ताकि अब ये जो है वो एक सममित सतह बन जाए और घन, दो घनों के बीच में इसकी जो सतह थी, इस सतह का केंद्र कॉमन आ जाएगा। तो ये चार्ज जो है वो इन दोनों घनों के बीच में आ जाएगा। अपने रूम की जैसे बेटा साइड वाली वॉल जो है उसके बीच में अगर हम रखें, इसका मतलब ये जो क्यू आवेश है, अब इसके लिए जो टोटल जो छोटी छोटी सतह आपसे पूछे कि इन सतहों से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, इस वाले सरफेस में, एक सरफेस पे तो ये आवेश रखा हुआ है खुद, लेकिन इसके अलावा 5 सरफेस ऐसी बच रही है, 5 ही इधर वाले घन की सरफेस बच रही है। तो सतह से निर्गत फ्लक्स यहां पर पूछा जाए, सतह से निर्गत फ्लक्स, सतह से निर्गत फ्लक्स की अगर हम बात करें तो टोटल तो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों घनों की वजह से है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक घन की वजह से बात करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा। एक घन के लिए अगर पूछा जाए तो ये Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी भी केवल 5 सतह, कौन कौन सी, 1 2
एक पीछे वाली हो गई, एक साइड वाली हो गई, एक सामने वाली हो गई 3, एक ऊपर की हो गई 4, एक नीचे की हो गई 5। ऐसे 5 सतहों से ही फ्लक्स जो है वो निर्गत होगा। इसलिए ये जो टोटल जो आ रहा है इसका 1/5 कर देंगे पर्टिकुलर एक सतह के लिए। तो ये आ जाएगा आपका फ्लक्स किसी भी एक सतह से निर्गत फ्लक्स का वैल्यू अगर आपको पूछा जाए तो सतह से निर्गत फ्लक्स Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/5 विच इज इक्वल टू 2/10 एप्सिलॉन नॉट। या फिर बेसिकली आप ऐसे देख लो कि जो Q/एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास हो रहा है घन से, तो उसने ये बताया था कि Q/एप्सिलॉन नॉट पास होता है। ये टोटल 2 सतहें तो इसमें कॉमन आ रही है, बाकी 10 सतहें बच रही है दोनों घनों की। इन 10 सतहों से पास हो रहा है, तो एक सतह का पूछे तो एक सतह के लिए कितना हो जाएगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर आवेश को घन के किसी एक सतह के केंद्र पर रख दिया जाता है, 2 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं कि एक बार जब आपको आवेश घन के, चौथा केस और देता हूं, तीसरा केस लिखो, घन के किसी एक किनारे के केंद्र पर रखा जाए, आवेश को किनारे पर आवेश रखा जाए, घन के किसी एक किनारे पर आवेश को रख देंगे। और चौथा जो केस है, दोनों केस आपको खुद से चेक करने हैं, एक बार डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। घन के किसी एक कोने पर रखे आवेश के कारण, किसी एक कोने पर रखे आवेश के कारण सतह से निर्गत फ्लक्स, दोनों ही केस में आपको सतह से निर्गत फ्लक्स बताना है। घन की सतह से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो। उपरोक्त दोनों में ही घन की सतह से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करो, ये आपको बताने हैं, चेक करना इनको घर जाके। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम देख लेते हैं, आपको बता दिया जाता है। ये क्वेश्चन है बेटा से बात करके आए हैं हम अभी। ये बोला है कि एक बिंदु आवेश एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर पर ठीक ऊपर की ओर स्थित है, तो दिए गए घन से निर्गत होने वाले फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। देखो इस बात करी, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, केंद्र यहां पर होगा, 5 सेंटीमीटर दूरी मतलब एक सतह के केंद्र पर इसको रखा हुआ है। लैंग्वेज इसने थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करी है। इसने बोला है कि ठीक ऊपर की तरफ ऐसे रखा हुआ है, उस केस में क्या होगा कि ये जो आवेश है एक सतह के केंद्र पर रख दिया इसने। जब सतह के केंद्र पर होता है तो इससे एक घन आपको और इमेजिन करना पड़ता है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक घन का जो होगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आपको Q और एप्सिलॉन नॉट दोनों के डेटा, आपको ये एप्सिलॉन नॉट का डेटा दे रखा है बेटा 8.5, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये है, और आपको इसको चेक करना है। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट करके चेक करो इसको, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको 96 कूलम, एक तो आवेश 96 कूलम, इसको आपको रखा है, Q की वैल्यू आपके पास 96 है, और आपको 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 टू 10⁻⁻12। तो यहां पर 96 को 2 से डिवाइड करना है, और 8.85 से उसको अगेन डिवाइड करना है, और चेक करना इसको कौन सा आंसर आ रहा है। 6 अप्रोक्स 8 इंटू देख लेना बेटा, इसको चेक करना, निर्गत होने वाले फ्लक्स का परिमाण घन से निर्गत। अगर आपको पूछा गया है फ्लक्स थ्रू द गिवन सरफेस, गिवन स्क्वायर, क्या कर रहा है
कहीं स्क्वायर बोल रहे, सॉरी सॉरी, घन का नहीं है, घन का नहीं है, घन में थोड़ा सा एरर है, तो आपको एक वर्ग के स्क्वायर, बेटा क्वेश्चन में मिस्टेक है, चेक करके इसको दोबारा से अपडेट करता हूं मैं, क्या था इसमें, नर्सिंग 2018 का है क्वेश्चन में, इसमें एरर है, उसके अकॉर्डिंग इसके दिक्कत आ रही है। अगर ये आपको से बोलोगे आप, क्यूब से बोल लो इसको, गिवन क्यूब से जो पूछेगा तो उसका मान हम निकालेंगे, तो वो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये इसका जो आंसर आता है वो इसमें शायद रखा है, तो ये कुछ और पूछना चाह रहा था, ये कोई टाइपिंग एरर यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट देख लो, इसको अपडेट कर दिया जाएगा नेक्स्ट वाली क्लास। एक क्वेश्चन पूछा है आपको, एक लॉन्ग स्ट्रिंग विथ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज passes through an image A, the maximum flux of the electric field through the cube will be। अब देखो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, पैरामेडिकल 2019 का काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग चेक करते हैं, ये बोला है कि ये क्यूब है, एक आपको दे रखा है एक घन, अगर आपको इससे निर्गत फ्लक्स निकालना हो कि इसके अंदर आवेश की बात करते हैं हम तो हमें तो क्या चाहिए निर्गत फ्लक्स के लिए, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन उसने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की बात नहीं करी, उसने चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा दे दिया, और लेमडा जो होता है वो क्यू अपॉन ए होता है, क्यू अपॉन एल होता है, सॉरी। तो यहां से लेमडा इंटू एल, या इसने साइड क्या बोली, एक ए भुजा वाले, तो क्यू बाई ए हो जाएगा, ये क्यू बाई ए। तो यहां से क्यू इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू ए, लेकिन आपको बोला है कि अधिकतम निर्गत फ्लक्स, तो निर्गत फ्लक्स अधिकतम होगा उसके लिए आवेश अधिकतम होना चाहिए। अधिकतम आवेश कब आएगा, जब ये लंबाई अधिकतम हो। इसके लिए हम बात करें, इस वाले वायर को हम 2 3 4 ओरिएंटेशन में रख के चेक कर सकते हैं। जैसे ये वायर एक तो इसके अंदर से पास हो, दूसरा इसके एक विकर्ण से पास हो, घन विकर्ण जिसको बोलते हैं, इस घन विकर्ण की जो लंबाई होती है वो √3 ऑफ ए होती है। तो इस वाले से जब पास होगा घन विकर्ण से, तो वहां पर जो फ्लक्स होगा या चार्ज जो आएगा वायर का अधिकतम आएगा, तो वहां से निर्गत फ्लक्स जो होगा वो भी अधिकतम होगा। तो इसका मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ए की जगह आपको √3 ए पुट करना है, तो फ्लक्स जो आएगा आपका वो टोटल चार्ज तो है आपका लेमडा टू √3 ए, और जो डिस्टेंस आपको दे रखी है वो है एप्सिलॉन नॉट। तो Q इक्वल्स टू लेमडा इंटू डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहां पर ऑप्शन भी शायद मिस्टेक है इसमें, √3 ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला ऑप्शन इसमें ए और मेंशन कर लेना, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। निर्गत अधिकतम विद्युत फ्लक्स की बात करें और न्यूनतम की बात करेंगे, तो मिनिमम ए लंबाई तो इससे पास होगी ही होगी किसी भी केस में। तो न्यूनतम जो आता है, अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछता न्यूनतम फ्लक्स क्या होगा, अगर आपको न्यूनतम फ्लक्स पूछा जाता तो क्या आ जाता आपका लेमडा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो न्यूनतम फ्लक्स आता। अधिकतम पूछा है तो ये लंबाई √3 ए वाली लंबाई जो होती है वो घन विकर्ण अधिकतम हो सकता है, इसलिए उसका आंसर √3 ए इंटू लेमडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है एल, और एक क्यू आवेश को इसके प्रत्येक कोने पर रखा है।
तो आवेश को प्रत्येक कोने पर रखा है, इसकी वर्टेक्स पे रखा हुआ है, तो इसके केंद्र से बेटा देखो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ऐसे आवेश हैं, जो आवेश रखा हुआ है प्रत्येक कोने पे, तो सममित अगर आकृति का दिख रहा है, लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर सममित बहुभुज के केंद्र पर कोई भी आवेश रखा हुआ हो, सममित बहुभुज के केंद्र पर कोई भी आवेश रखा हुआ हो, तो उससे जो विद्युत क्षेत्र आपको मिलेगा केंद्र पर वो 0 मिलेगा। नेक्स्ट आपको पूछा गया है, डिस्कस कर चुके हम, एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, डिस्कस। अगर एक डाइपोल को आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर रहे हैं, तो देखिएगा वहां पर क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की तरफ होती है, और एक डाइपोल को आप पुट करोगे किसी भी ओरिएंटेशन में, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है इसको ये नेगेटिव रिपेल करता है, और ये पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करता है और नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि दो ऑपोजिट फोर्स लगते हैं और दोनों फोर्स की वैसे क्रिया रेखा अलग अलग होती है, तो यहाँ पर फोर्स तो जो है वो नेट फोर्स तो इनका 0 आएगा, लेकिन टॉर्क 0 नहीं आएगा। तो इसका देख लो, फोर्स, बोथ फोर्स एंड टॉर्क, टॉर्क लगेगा इसमें बट कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। टॉर्क को बलाकोण बोलते हैं, टॉर्क जो लिखा हुआ है टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बलाकोण बोला जाता है। और टॉर्क की वैल्यू की बात करेंगे तो ये बल युग्म इनटू बलों की क्रिया रेखा के मध्य की लंबवत दूरी से निकाला जाता है। बलों के क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, तो यहां पर बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, और इनका जब चेक करते हैं तो टॉर्क आता है अपना P इंटू क्रॉस टी, या ई साइन थीटा भी आपको ये लिखा हुआ मिल सकता होगी, वो न्यूटन इंटू मीटर होगी, m1L2 T-2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। क्वेश्चन आपको एक ये भी पूछा जाता है, जैसे आप पीपीटी और पैरामेडिकल और फार्मेसी का एग्जाम दे रहे हैं, तो किस भौतिक राशि की जो यूनिट है वो सेम है, तो उस केस में बलाकोण की जो यूनिट होती है वो की जो इकाई और विमीय सूत्र है वो कार्य के समान है बेटा, कार्य के समान, और कार्य और ऊर्जा के एक समान होते हैं। तो कार्य, ऊर्जा और इनकी जो भौतिक विमाएं हैं या फिर इसकी इकाई है वो दोनों सेम होती है। यहां से ये वाला क्वेश्चन की साइड क्वेश्चन आप याद है वो रखेंगे, ऊर्जा या कार्य के समान होती है बलाकोण की। नेक्स्ट ये देखो, विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है कि जब दो एक समान मान के और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यंत अल्प विस्थापन पर स्थित होते हैं। जनरली हम इनका विस्थापन जो होता है वो 2a से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमें सेंटर से जो डिस्टेंस लेनी होती है उसके लिए बार बार a को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो मैं जहां पर भी लिखूंगा वहां पर जो है इन दोनों के बीच का जो विस्थापन यहाँ पर लेते हैं वो 2a लेंगे। अब पहला जो फॉर्मूला यहाँ पर टर्म पूछी जा रही है वो है द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट बोलते हैं इसको, स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका जो फॉर्मूला होता है आवेश इनटू आवेशों के मध्य का विस्थापन। ये p जो है वो एक सदिश राशि होती है। इकाई की बात करेंगे आप तो आवेश की कूलम होती है, लंबाई की मीटर होती है, तो इसकी कूलम इंटू मीटर इसकी इकाई हो जाएगी। और इसकी जो दिशा की बात करें, सदिश राशि है कि दिशा अगर देखी जाए तो ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, और इसकी दिशा जो बताई जाएगी वो द्विध्रुव के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, द्विध्रुव के नेगेटिव क्यू से
पॉजिटिव Q की 4 होगी। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डायपोल के नेगेटिव चार्ज से डायपोल के पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यहाँ पर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हम करना चाहें इसको, तो ये वाली डायरेक्शन होती है P वेक्टर के नेगेटिव वाले पोल से पॉजिटिव वाले पोल की तरफ। तो यहाँ पर इस दिशा का भी आपको ध्यान है वो रख लेना है। ये आपका हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसके लिए अभी टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ के आए थे। टॉर्क मैंने बताया था फोर्स इंटू कपल फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो यहां पर था आपका F इन साइन थीटा, और F जो होता है वो यहाँ पर Q इंटू E होता है। Q इंटू 2A की जगह हम P लिख सकते हैं। तो टॉर्क जो बनेगा वो बनेगा P इंटू E साइन थीटा, और साइन थीटा को जब हटा रहे हैं तो टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E, एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो सदिशों के सदिश गुणनफल से जो भी राशि मिलती है वो सदिश होती है। इसका मतलब टॉर्क की दिशा भी होगी वो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। ये वाला रिजल्ट आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्या गया है, इन आवेश क्रम से एक पहला प्लस Q है, एक माइनस Q है, एक माइनस 2Q है, उनको एक त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखा है। तो इस सिस्टम का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए बेटा कैसे कैसे इसने रखा है। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी बराबर हैं, उसके एक को प्लस Q रखा है, एक दूसरे को प्लस Q रखा है, और एक को माइनस 2Q रखा है इसने। तो ऐसे इनको क्रम से रख लिया। अब देखो इस वाले माइनस 2Q को हम यहां से कैंसिल करके और माइनस Q की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दो टाइप के डायपोल बन रहे हैं। एक बन रहा है माइनस Q और प्लस Q का डायपोल, एक बन रहा है माइनस Q और प्लस Q का डायपोल। अब इनका जो डायपोल मोमेंट है अभी हम बात करके आए हैं कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इसके नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। तो दो डायपोल बनेंगे, एक P वेक्टर पहला यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा P वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा। ये वाली साइड जो है वो इक्वल टू A डिस्टेंसेस हैं। तो इस केस में A डिस्टेंस अगर इसको बोला जाता है तो Q इंटू A लिख लेंगे हम, लेकिन इनके बीच का एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री है। पढ़ा होगा आपने जब सदिश मैंने पढ़ाया था कि दो सदिशों के बीच का एंगल, अगर एक समान सदिशों के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री हो तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो √3 आता है। √3 इंटू किसी एक के इक्वल, और P यहाँ पर हम Q इंटू A लेंगे तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा आपका √3 Q इंटू A आ जाएगा। तो ये आंसर आपका D ऑप्शन चला जाएगा। अगर ये एंगल आपका जो है वो थोड़ा सा अलग होता, मान लो कि इनका जो एंगल आपका बनता, ये एंगल अगर आपका 90 डिग्री होता, एंगल अगर 90 डिग्री आता तो रिजल्ट √2 आ जाता। एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये रिजल्ट √3 आ जाएगा, और अगर एंगल आपका 120 डिग्री है तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया है। हालांकि इस क्वेश्चन पे कई आपत्तियां भी आती हैं। इस क्वेश्चन को देखा जाए वैसे तो इस क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो पूछा गया है, जो आंसर इसका उसने दिया है के अकॉर्डिंग जब हम लोग चेक करते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2r दूरी पर स्थित इलेक्ट्रिक डायपोल के मध्य लगने वाला बल समानुपाती होता है। तो देखो अभी आपने P जो पढ़ा है वो पढ़ा है Q इंटू A। डायपोल जो होता है वो Q इंटू A होता है। तो यहां से आप Q की बात करें डायपोल के आवेश की, तो वो क्या हो जाएगा P इंटू P अपॉन A हो जाएगा। तो आपको बोला है कि दो डायपोल, एक डायपोल यहां पर रखा हुआ है, दूसरा यहां पर रखा हुआ है। इसका जो चार्ज है वो P अपॉन A है, दूसरा इसका भी P अपॉन A है, और इनको r दूरी पर
रखा गया है। तो जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्टेंसेस हैं इनको भी जब हम चेक करेंगे तो ये दोनों डिस्टेंस भी यहाँ पर डिवाइड में आएंगी, तो जो फोर्स आपका बनेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ आ जाएगा। और वैसे लिखेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁻⁻4 हो जाएगा। अगर ये आपको सिर्फ दो आवेशों के बीच पूछता तो आप बिना सोचे समझे ही r⁻2 कर देते, लेकिन यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिस्कस करने की कोशिश करिए तो r⁻4 आपका आंसर यहाँ पर चला जाएगा। लास्ट ईयर फार्मेसी का ये क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, काफी कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान क्या होता है। 2017 जो जिसने भी ये पढ़ा है तो उसका 17 वाला एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो आज जो नर्सिंग स्टाफ में लोगों ने ये पढ़ रखी थी कि एक डाइपोल जो है पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान, टॉर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है बेटा, P क्रॉस वेक्टर सेकंड ऑप्शन। ध्यान रखना E क्रॉस P या E डॉट P मत कर देना बेटा, इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्शन पे भी बेस्ड होता है। आपको अगर P क्रॉस A लिखा हुआ है तो ध्यान देना इस चीज को कि ये E क्रॉस P नहीं होगा, गलत हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आने लग जाएगी। तो यहाँ पर पहली क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी का भी काफी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। एक हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब बात कर रहे थे तो भी मैंने बताया था कि एक लास्ट ईयर 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग बच्चे ही हो इसीलिए आपको पूछा गया है, और इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कल जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें हम सेकेंड वीडियो जो रहेगा अपना उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और साथ में कैपेसिटेंस दोनों को इंक्लूड करते हुए एक क्लास है वो रखेंगे, जिसमें दोनों के कंबाइन हम लोग क्वेश्चंस भी चेक करेंगे कि इन पर्टिकुलर वीडियोस के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इन टॉपिक्स में से। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और ध्यान देना बेटा, काफी बच्चों के कमेंट्स थे कि में जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल होते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए बेटा मैं आपको बता दूं, आप ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो ये क्वेश्चन जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में ही आएगा। ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है थ्योरेटिकल आ जाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ गया। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल सिंपल से कंसेप्ट वाले होते हैं, बाकी कई क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल वाले भी अपने पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल भी रहते हैं। अगर न्यूमेरिकल आप लोगों को पूछा जा रहा है तो काफी सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जिसका डिस्कशन हम करेंगे, लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं वो पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बी और डी फार्मा के लिए क्विक रिवीजन वाली क्लास रख रहे हैं। एक अलग से क्लास और मिलेगी आपको जिसमें आपको सिर्फ क्विक रिवीजन होगा। मोस्टली 2 या 3 घंटे में हम लोग पूरी फिजिक्स जो है 12th क्लास की उसको कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। और आपको यहाँ पर जो मिल रहा है रिवीजन के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस वाली क्लास भी मिल रही है, जिसमें हम लोग 2014 से 2021 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं अपने पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, बी और डी फार्मा के लिए कंबाइन एग्जाम होता है बेटा इनका, और एक बीपीटी के लिए। साथ ही पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले बच्चे जिनको प्रॉब्लम आ रही थी कि जिनका हाल फिलहाल में 2021 में जो है वो रजिस्ट्रेशन हुआ था, मई 2021 का जो रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बेटा ध्यान देना आपको कि जो 2022 वाली पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का वो अगर एग्जाम देना चाह रहे हैं, पोस्ट बेसिक का
अगर एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो काफी टाइम से दिक्कत आ रही थी, तो उसमें 2021 तक का ही ऑप्शन आ रहा था। करंट 2022 में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे सॉरी उनका शो नहीं कर रहा था, तो वहां पर रिक्वेस्ट करी हमने RUHS से, तो अब उन लोगों ने ये 2022 का अपडेट भी दे दिया है। साथ ही आप लोगों जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट का एग्जाम दिया था, आंसर की भी बेटा उसकी आ चुकी है, अपने स्कोर को चेक कर लीजिए। अगर आपको वहां पर थोड़ा डाउट वगैरह किंतु परंतु लग रहा है तो यहाँ पर आपको 15-20 दिन कंप्लीट टारगेट करके चलना है, ताकि आपका जो है वो एग्जाम अच्छे से निकल जाए। तो ठीक है दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर आने वाले सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, हम कैपेसिटेंस और विद्युत विभव का टॉपिक है वो डिस्कस करने वाले हैं।